हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं मेरे इस कोर्स में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में मिल जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसी समय इन वीडियोज़ को देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मन कृष्णा अभियान के बारे में समझेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे मुक्तोश्री चावल के बारे में जानेंगे। तीसरा हम जानेंगे यारा वायरस के बारे में। और चौथा टॉपिक रहेगा यहाँ पर बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो किया गया उसके बारे में समझेंगे। और पांचवा टॉपिक रहेगा हमारा जल जीवन मिशन के बारे में। और जो छठवां टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेनगंगा और गोदावरी नदी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर मन कृष्णा। तो देखिए, मन कृष्णा जो है ना, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई गह नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि यह जो स्कीम है यह आंध्र प्रदेश सरकार की है। और कृष्णा नदी गोदावरी नदी में जो प्लास्टिक्स जाते हैं उन प्लास्टिक्स को किस तरीके से रोकथाम की जाए उसके लिए ये स्कीम लाया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि इस अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश के रामावार पट्टू पंचायत से की गई है। ये बहुत ही विशेष है, यहाँ पर जगह का नाम रामावर पट्टू से इसके प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और नहरों की साफ सफाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि हम लक्ष्यों की बात करें कि इसके क्या लक्ष्य रखे गए हैं, देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में कृष्णा, गुंटूर, पश्चिमी गोदावरी तथा प्रकाशम झीलों को लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई की नदी एवं नहरों को प्रदूषण से मुक्त करने का इसमें लक्ष्य तय किया है। कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी है। मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हैं। तो कह सकते हैं कि इसका परिणाम आने की संभावनाएं ज़्यादा है। यह नहरों एवं नदियों को साफ रखने का एक सतत मिशन रहेगा। मतलब वहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं इसको कंटिन्यूसली उसमें काम किया जाएगा उसकी साफ़ सफाई के लिए। फिर दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर मुक्तोश्री। तो देखिए, मुक्तोश्री क्या है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एक विशेष प्रकार की ये चावल है जिसका नाम यहाँ पर मुक्तोश्री रखा गया है। तो मुक्तोश्री जो चावल है इसके व्यवसायीकरण की अनुमति दे दी गई है। पहले क्या था, इसका यूज़ किया जा रहा था। तो अब ये जो रिसर्च किया गया था इसके जो परिणाम है सकारात्मक है। तो इसी के साथ साथ इसका उपयोग मार्केट में करने के लिए इसको परमिशन दे दी गई है। मतलब जब ये प्रोडक्ट है, अब यह एक प्रोडक्ट अब मार्केट में भी सेल किया जाएगा जो कि आर्सेनिक प्रतिरोधी है। यह जो चावल बनाया गया है, जो रिसर्च किया गया है, यह आर्सेनिक प्रतिरोधी है। इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसका जो नाम था ना, इसका नाम था IET 21845। देखिए, IET 21845 इसका नाम था, रखा गया था पहले। इसका अभी प्रचलित नाम इसका मुक्तोश्री है। इसे पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाली राइस रिसर्च स्टेशन यहाँ पर जो नाम है इसका, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चिनसुराह और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के इसको विकसित किया गया था इस चावल को। तो ये आपको याद रखना है। फिर चावल की नई किस्म को वर्ष 2013 में विकसित किया गया था। तो इसको यहाँ पर मार्केट में सेल करने के लिए बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। तो 2013 में इसको विकसित किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2019 में मुक्तोश्री को व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दे दी थी। तो इसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2019 में मार्केट में सेल करने को परमिशन दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको 2020 में इसको अनुमति दी है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें कि क्या इसमें महत्व है, इस चावल में क्या विशेषता है, तो देखिए, पश्चिम बंगाल भूजल में आर्सेनिक की उच्चतम सांद्रता वाले राज्यों में से एक है ये। मतलब पश्चिम बंगाल में जो पानी मिलता है उस पानी में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक होता है,
जिससे 7 जिलों में के 83 ब्लॉकों में आर्सेनिक स्तर का जो सामान्य सीमा है उससे भी अधिक है वहाँ पर। तो ये चावल खाने से क्या होगा कि लोगों में जो आर्सेनिक की जो मात्रा है वह यहाँ पर कम हो जाए, क्योंकि यह आर्सेनिक प्रतिरोधी है। इसके बाद कई स्टडीज़ में ऐसा पता चला है कि भूजल और मिट्टी के द्वारा आर्सेनिक धान के माध्यम से खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर जाती है और वह इंसान उसको सेवन करता है तो इंसान के शरीर में भी आर्सेनिक चला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लंबे समय तक आर्सेनिक जल युक्त पानी पीने एवं खाना खाने का जो हम कंज्यूम करते हैं करने से क्या होता है, विषाक्त मतलब हमारे शरीर में पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, विषाक्तता हो जाती है। आर्सेनिक के कारण क्या होता है कि त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाता है, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। तो हम खाते हैं खाना हमारे भूख को मिटाने के लिए, लेकिन वही जो खाना होता है वो हमें बीमारियों की चपेट में लेकर के आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्सेनिक के कारण मुख्य रूप से त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है और त्वचा कैंसर हो जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर यारा वायरस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यारा वायरस जो है ब्राज़ील की एक झील है, उस झील में इसे खोजा गया है। इसको खोजने वाले शोधकर्ता हैं जिन्होंने इसका नाम दिया है यारा वायरस। वो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, यारा वायरस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यारा वायरस का नामकरण एक पजलिंग ओरिजिन एंड फिलोजेनी के साथ अमीबा वायरस का एक नई वंशावली के रूप में किया गया है। इस वायरस का नाम ब्राज़ील की जो देशज जनजाति है, एक जनजाति है जिसका नाम है वहाँ पे टूपी गुआरानी की पौराणिक कहानियों में जो मदर ऑफ वाटर्स जिसे यारा कहा जाता है उसके नाम पर दिया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। इस पॉइंट को एग्ज़ाम में ऐसे कैसे ही आ सकता है कि ये एक तो पहली बात, ये ब्राज़ील की एक जनजाति है जिसका नाम है यहाँ पर टूपी गुआरानी। उनकी पौराणिक कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों में मदर ऑफ वाटर्स को यहाँ पर यारा कहा जाता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। यारा वायरस के छोटे आकार के कारण यह अन्य वायरस से अलग है। यह अमीबा को संक्रमित करता है और इससे ऐसे जीन होते हैं जिसका उल्लेख पहले कभी नहीं किया गया। मतलब इसमें एक विशेष प्रकार का जीन मिला है जिसकी जानकारी पहले बिल्कुल नहीं थी। यारा वायरस के जीनोम का लगभग 90% से अधिक हिस्से को पहले नहीं देखा गया है। मतलब इसमें जो जीनोम्स पाया जा रहा है उस जीनोम को इससे पहले कभी नहीं देखा गया, इसके 90% हिस्से को। शोधकर्ताओं ने आनुवांशिकी का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद उन्होंने उनके मानक प्रोटोकॉल्स का उपयोग करने के तथा किसी भी प्रकार की जो क्लासिकल वायरस जीन्स को खोजने में असमर्थ होने के बाद इसके बारे में इस पर पता लगाया था। इसके बाद जो शोध करता है उनका ये कहना है कि अमीबा को प्रभावित करने वाले अन्य विषाणुओं में कुछ समानताएं हैं जो यारा वायरस में नहीं है। मतलब जो अमीबा होता है, अमीबा में एक प्रकार के विशेष प्रकार के विषाणु मिलते हैं, वो जो प्रभावित करते हैं वो इस वायरस में नहीं है। मतलब 90% इनने भिन्नता पाई है। यह वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करता है। मतलब अमीबा यहाँ पर मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, लेकिन यह जो कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उसको यह प्रभावित नहीं करता है। तो ये एक विशेष प्रकार की जानकारी थी जो कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी से रिलेटेड था, जो कि आपको रखना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो रहेगा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। तो देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, यह इसका नाम एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए रखा गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, और बीमस्टेक का जो पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है, इसका बीमस्टेक का पूरा नाम। आपदा प्रबंधन अभ्यास जो है कि दूसरे संस्करण का जो कह सकते हैं कि दूसरा संस्करण होगा वो भारत की जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर होगा। तो भारत के उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा इस संस्करण का। तो इसका मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें कि इसका थीम क्या है, तो देखिए, इस पूरा अभ्यास का जो थीम है वह एक सांस्कृतिक विरासत स्थल को जो भूकंप और बाढ़ या तूफान से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, ये इसका थीम है। A cultural heritage site that suffered severe damage in the earthquake and the flooding or storm। ये इसका थीम है जो कि आपको याद रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया मैंने आपको। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, मुख्य
जो प्राकृतिक आपदा के दौरान सूचना अधिसूचना उपलब्ध कराना, तैयारियों के बारे में बताना, त्वरित प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा आपातकाल की जो प्रक्रियाएं हैं उसका परीक्षण करना इसका उद्देश्य है कि अगर किसी प्रकार से तात्कालिक रूप से कोई समस्या जन्य हो जाती है आपदा के रूप में, तो उसको किस प्रकार से समाधान किया जाए, उसके लिए तैयारी कैसी है हमारी, ये सारी चीज़ों को पता लगाना, परीक्षण करना इसका उद्देश्य रहेगा। इस अभ्यास में बिम्स्टेक के सदस्य देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें बिम्स्टेक में सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें वो सभी देश हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास आते हैं, मतलब भारत है, इसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जबकि अन्य 2 देश, जिसमें यहाँ पर देखेंगे कि भूटान और थाईलैंड, वो भी इस बिम्स्टेक के हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है। तो 2 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया है। तो वो 2 देश कौन से हैं, यहाँ पर भूटान एवं थाईलैंड भाग नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा मैं, आपको बताना है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या आप मुझे बताइएगा। अगला जो इस यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर जल जीवन मिशन। तो दोस्तों जो जल जीवन मिशन है, यह राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मापदंडों में बदलाव की मांग की है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो जल जीवन मिशन है क्या, तो देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि राज्यों पर कोई वित्तीय बोझ ना हो सके, उनके वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। तो ये 55 लीटर का जो ये आंकड़ा है ना, ये WHO का आंकड़ा है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है जो यूनाइटेड नेशन का, जिसमें बताता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके कार्य को करने के लिए, नहाने धोने खाना बनाने के लिए। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या है कि वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच योजना लागत की जो हिस्सेदारी है वो 50% राज्य देता है और 50% केंद्र देता है। तो इन दोनों की यहाँ पर हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। इसी स्कीम में जो ये रेशो है, इसी रेशो को यहाँ पर कम करने, बदलाव करने के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने रिकमेंडेशन दिया है। तो जल जीवन मिशन को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जिसके यहाँ पर मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये यूनियन कह सकते हैं कि यूनियन मंत्री हैं यहाँ पर, और ये से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक नया मंत्रालय का गठन किया गया था, के अंतर्गत यह पूरा योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जल जीवन मिशन विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण, जैसे कि जल संरक्षण, लघु सिंचाई, टैंकों की गाद निकालना, कृषि के लिए ग्रे वाटर का उपयोग और जल स्रोत जो हैं उनके प्रयासों पर ही आधारित है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है और इसमें कहाँ तक इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो देखिए वर्तमान में राजस्थान में केवल 12% घरों में, कितने 12% घरों में नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान सरकार ने लगभग 98 लाख घरों को जलापूर्ति प्रदान करने के लिए जल के स्रोतों का क्रियान्वयन करने तथा जल मिशन को लागू करने के लिए नई योजना तैयार की है। उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार से कुछ बदलाव की मांग करी है। राजस्थान में जल जीवन मिशन को राज्य जल और स्वच्छता मिशन के नाम से लागू किया गया है। राज्य और जल और स्वच्छता मिशन पहले से ही लागू है। इसके लिए विभिन्न जल स्रोतों का दोहन करने के साथ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकायदा वहाँ पर राजस्थान में 1.01 सतही जल मौजूद है। यहाँ भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति करना बहुत ही कठिन है। इसी को देखते हुए ये पूरा जो स्कीम है, इस स्कीम का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर बेनगंगा नदी। तो बेनगंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि जो बेनगंगा नदी है यह कहाँ स्थित है और क्यों ये न्यूज़ में है, ये हम समझेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेनगंगा नदी पर खोसे खुर्द सिंचाई परियोजना, ये आपको याद रखना है कि खोसे खुर्द सिंचाई योजना किस नदी पर है, तो ये बेनगंगा नदी पर है महाराष्ट्र में। हेतु निविदाओं में अनियमितता के लिए क्या किया है कि विदर्भ सिंचाई विभाग निगम ने 12 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम आए हैं, उसको याद रखना है आपको
इसकी शिकायत किसने करी है? तो विदर्भ सिंचाई विभाग निगम ने इसकी शिकायत की है, जिसे विड VIDC कहा गया है। और जो ये परियोजना है, परियोजना बेनगंगा पर है, जिसका नाम खोसे खुर्द सिंचाई परियोजना है। ये आपको याद रखना है। तो ये आप मैप में देख रहे हैं, तो मैप में ये गोदावरी नदी है और यहाँ से ये वेनगंगा नदी आती है। तो हम पहले पढ़ते हैं वेनगंगा नदी के बारे में। तो देखिए, वेनगंगा नदी जो है का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होता है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये यहाँ से निकल करके आती है ये वेनगंगा, जो आप यहाँ पर रेड कलर से मैंने मार्क किया वो देख रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से ये निकल करके आती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह वहाँ मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ हैं, तो महादेव की पहाड़ियों से ये निकलती है और ये दक्षिण की तरफ बहती है। यह गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है ये। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये यहाँ से बहत के आती है और बहते हुए आने के साथ ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये गोदावरी नदी में मिलती है। तो ये गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। महादेव पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दक्षिण की ओर बहती है और यहाँ से मिलके जब आती है तो दक्षिण की ओर बहती है ये। और दक्षिण की ओर बहते समय यह वर्धा नदी से मिलने के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा प्राणहिता कहलाती है। तो जब ये बहते हुए आते फिर ये वर्धा में मिलती है, और वर्धा और जब बेनगंगा की जो संयुक्त धारा है वह यहाँ पर प्राणहिता कहलाती है। आगे चल कर के ये तेलंगाना के कालेश्वर में गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इसमें क्या क्या किस किस जगह पर परिवर्तन आ रहा है, किस किस जगह पर ये मिल रही है। तो देखिए, फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है। ये सिवनी जिले में महादेव के पर्वत है, वहाँ से निकलती है। फिर वहाँ से जब ये निकलती है तो ये मुख्य रूप से वर्धा नदी में मिलती है, और वर्धा नदी में मिलने के बाद इसे प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे चल कर के ये पूरा संयुक्त पानी को लेके आती है और गोदावरी में मिला देती है। और गोदावरी में ये तेलंगाना के कालेश्वर में एक जगह है कालेश्वर, वहाँ पर ये जाके मिल जाती है गोदावरी नदी में। तो अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, जो कि हमने अभी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा कि वर्धा नदी का जो पानी है वो प्राणहिता में जाता है, प्राणहिता फिर यहाँ पे कालेश्वर में आकर के गोदावरी में पानी मिला देती है। तो देखिए, गोदावरी नदी जो है ना, इसका उद्गम स्थल नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये नासिक है, नासिक के पास यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश में जाती हैं ये। तो देखिए यहाँ पर, तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके अपवाह बेसिन की बात करें तो इस नदी के बेसिन का जो विस्तार है महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा राज्यों में, मतलब 4 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है। इसके साथ ये कर्नाटक और पुदुचेरी के कुछ हिस्से में भी यह बहती है। इसकी कुल जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें हम इसमें, तो इसमें प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, वर्धा है, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सावरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी बेसिन का जो विस्तार है आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस नदी बेसिन का विस्तार है। इसकी कुल जो लंबाई है वो 569 किलोमीटर है, मतलब 569 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। किसकी? बेनगंगा की। इसकी सहायक नदियों की बात करें हम यहाँ पर, तो थामवर है, कठानी है, हिर्री है, चंदन है, बाड़ा थानी है, कन्हन है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके बाद दोस्तों, जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने 6 टॉपिक डिस्कस किए हैं। मन कृष्णा अभियान, मुक्तो श्री चावल, यारा वायरस, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, जल जीवन मिशन, और यहाँ पर बेनगंगा के साथ साथ हमने गोदावरी नदी के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पष्ट जानकारी थी, जो कि आपको मदद करेगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में। दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा, इसको ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक वीडियो प्राप्त हो जाता है। इसको देखने के लिए प्रतिदिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन शाम को नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक चैनल है उसको भी आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम नोटिफिकेशन डालें, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।